आपको क्या कहेंगे हम? डेटा एनालिस्ट प्रोफेसर है। आप मुझे कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर कह सकते कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर। हाँ, हिंदी में बोले तो संगणक विज्ञान अभियांत्रिकी। संगणक विज्ञान अभियंत्रिकी। तो आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी आपके इस चैनल के बारे में कि वो हैक हो गया था। वो हुआ था ब्रांड कोलैबोरेशन की ईमेल आई थी मेरे पास। उसमें एक पीडीएफ थी और वो पीडीएफ नहीं थी, वो .pdf.scr डॉक्यूमेंट था। उससे मेरा पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था और उसके थ्रू चूँकि जीमेल से मेरा लॉगिन था, दे वर एबल टू गेट इन टू माई जीमेल और उन्होंने मेरा रिकवरी ईमेल, फ़ोन नंबर, बैकअप कोड सब हटा दिए। बैकअप कोड क्या होता है, फ्यूचर OTPs होते हैं, वो सब हटा दिए उन्होंने, अपना सेट कर दिया और एक होता है फिजिकल की लगा दी। हाईजैकर ने कुछ 2 वीडियोस अपलोड कर दी थी जो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाती है, बट बिकॉज दे वांटेड माय चैनल टू गो टू हैव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स, मैंने भी अपने पास फिजिकल की खरीद ली, उसको सेटअप कर लिया। वो फिजिकल की है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, वो आप दिखाइए। मैं आपको दिखा सकता हूँ फिजिकल की, तो ये उसको संभाल के रख रखी है। तो जो ये फिजिकल की है ये कौन देता है? फिजिकल की आप अमेजोन से खरीद सकते हो। मैंने एक दिन एग्ज़ाम दिया, जो बेस्ट आंसर था एज पर द कंसेप्ट मैंने दिया, 20 में से मेरे 0 आए। तो मैंने कहा मैम ऐसा कैसे हो गया? कहते मैंने उस बुक से पढ़ने को कहा था, तुमने इस बुक से पढ़ा है। मैंने अपनी आंसर शीट फाड़ने की कोशिश की, उन्हीं के सामने में कहा नहीं चाहिए मुझे आपके खैरात के नंबर, रखो अपने पास अपनी शीट, जा रहा हूँ मैं छोड़कर। किस किताब से पढ़ा रहा हूँ इससे नहीं होना चाहिए, कंसेप्चुअल होना चाहिए। अगर आप किताब तक अगर आप रह गए तो फिर आप तो फ्रॉग इन द पॉन्ड, कुएं के मेंढक की बन के रह जाओगे। उससे आगे आपकी ना तो विजन रह पाएगी। अब वहाँ पहुँचा क्लास में, पूरी क्लास 60 बच्चों की क्लास भरी हुई, 60 65 70 बच्चे सारे क्लास में, सब देख रहे हैं। सब देख रहे हैं और पंखा बंद, लाइट गई हुई है, चौक ऐसे मुंह पे पसीना आ रहा है, चौक हाथ में लग रहा है, माथे पे लग रहा है, मुंह पे लग रहा है और 1.5 घंटे में लेक्चर ख़त्म हो गया। मैं क्या करूं? PhD का भूत सवार हुआ तो MIT नोएडा गया, वहाँ मेरा 2 साल बहुत बर्बाद हुए MIT नोएडा में मेरे। दैट वाज मतलब वर्स्ट ऑफ ईयर्स आई कैन काउंट इन माई ड्यूरिंग माई लर्निंग जर्नी। इट्स अ बिजनेस, इट्स अ फ्लरिशिंग बिजनेस, बहुत तगड़ा बिजनेस है ये। और जितनी MIT है प्राइवेट, वहाँ काम सरकारी तरीके से होता है। कई स्कॉलर्स जो मोटी पार्टी का अगर कोई होगा तो ही MIT जाना, नहीं तो अगर आप मिडिल क्लास से हो तो आपके लिए सर्वाइव करना MIT में बहुत मुश्किल है। प्राइवेट नौकरी मेरी पहली बार लगी तो पता लगा प्राइवेट बच्चे कैसे होते हैं। सुबह 9:30 का लेक्चर मेरा IoT पढ़ाने को दिया गया था मुझे, और बच्चों ने कहा, मैंने कहा भाई क्या हुआ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? कैसा हम तो अटेंडेंस के लिए आए हैं, हम आपके सुनने नहीं आए हैं। मैं कहा अच्छा ऐसी बात है? मैं कहा तो डायरेक्टर सर ने तो मुझे आप लोग को ही पढ़ाने को गए। सर डायरेक्टर हमारी जेब में है। उन बच्चों का क्या जो इसके पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, एक मोबाइल फ़ोन है, तो क्या उसके लिए मैं लेक्चर नहीं बना सकता? दैट टर्न मी अवे, उसने मुझे झकझोर दिया। मैं कहा नहीं यार, ये अब मैं करूँगा, इन बच्चों के लिए काम करूँगा। वो क्वेश्चन करना, अगर आप प्रश्न करना बंद कर दोगे तो आप सिर्फ गोदी बन जाओगे, तो मुझे गोदी नहीं बनना है। मैं बता रहा हूँ कई कॉलेजेस ऐसे हैं कि अपने मिड टर्म एग्जामिनेशंस में वो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। अब चूँकि उनको अपने बच्चों को स्कोर अच्छा दिखाना है तो टीचर्स आंसर्स बता देते पहले, एक रात पहले आंसर्स भेज देते बच्चों को, तो कल पेपर ही आने वाला है, इसके आंसर्स देख लो, रट लो। पेरेंट्स ने बच्चे पैदा करके छोड़ दिए अपने। सच बता रहा हूँ, ये मैं हार्श वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई है। पेरेंट्स हमें कोई कहते हैं, हम फ़ोन करते थे बच्चों को, पेरेंट्स को कहते हैं आपका बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं आ रहा, क्लास करने नहीं आ रहा, कि सर आप ही देखो हम क्या मैनेज करेंगे। IIT का जो एक हुआ है या एक जो नाम है, आपके हिसाब से इज इट करेक्ट? ये होना चाहिए, सही है? ये गलत है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्पॉटलाइट के एक और बहुत ही बेहतरीन एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हमारे साथ हैं आदित्य टंडन जी, जिनको आदित्य हरे कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एजुकेटर हैं, एड्यूप्रेन्योर हैं, मेंटोर हैं और गाइड हैं, और अबव ऑल ये एक बहुत ही अच्छे शिक्षक भी हैं। इस पॉडकास्ट में आदित्य जी के साथ हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी, IIT के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, कैसे माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, क्या प्रोफेसर्स की प्रॉब्लम होती है, क्या क्या उनको झेलना पड़ता है, उनकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और एग्जैक्टली भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या फॉल्ट है। तो चलिए ये पॉडकास्ट यहाँ पे शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। आदित्य जी वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है द स्पॉटलाइट में। बात आपसे जब से मैंने स्टार्ट करनी बिफोर डूइंग दिस पॉडकास्ट, मैं बहुत इंटरेस्टेड था आपसे ये पॉडकास्ट करने के लिए। और सिंस आप इतने नोबल प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में डॉक्टर्स, टीचर्स
इन लोगों को ऑलमोस्ट भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जैसे आप एक टीचर हैं, आप जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उसको पढ़ने के बाद जो उनका फ्यूचर होता है वो डिसीज़न जो है आप उनको लेने में मदद करते हैं और उनको एक करियर गाइडेंस भी देते हैं। जब आप टीचर हैं और उससे पहले जब आप एक स्टूडेंट हुआ करते थे, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में और ऐसा क्या चीज़ आई कि आपने सोचा यार इसको मैं एज ए प्रोफेशन और एज ए करियर काउंसलिंग में इसको आगे लेके जाऊंगा? आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई एग्जैक्टली ये हमारे व्यूअर्स को बताओ आप। मेरी जर्नी शुरू हुई बीटेक के समय। बीटेक फर्स्ट ईयर में था मैं, एंड दैट वाज आई थिंक 2006 एंड 7। और एक्चुअली मेरे दोनों पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स रहे हैं, तो टीचिंग तो थी अंदर ही, पढ़ाना मुझे अच्छे से आता था। हाँ, इस वजह से मुझे मेरा नाम भी अलग अलग रखा था मेरे दोस्तों ने कि आकाशवाणी, इसको अगर कभी शुरू हो जाए शुरू हो जाएगा, बंद नहीं होता ये। सो ये तो था मैक। एक्चुअल में क्या थे, सब्जेक्ट था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, और उसमें मेरा फर्स्ट ईयर ही होता था बीटेक में। तो अच्छा था, बढ़िया मिड टर्म हुआ था। और उस जिस दिन वो एग्ज़ाम था मिड टर्म से पहले, उस सब्जेक्ट के पहले, उससे पहले और मिड टर्म एग्ज़ाम पिछले दिन हुआ था। तो मैम आई होंगी किसी क्लास में बोल के कि आप उस बुक से पढ़ना, इस बुक से मत पढ़ना। अब शायद वो हमारी क्लास में नहीं आई, अब पता नहीं चला क्या था। मैंने अगले दिन एग्ज़ाम दिया, जो बेस्ट आंसर था एज पर द कंसेप्ट मैंने दिया, 20 में से मेरे 0 आए। तो मैंने कहा मैम ऐसा कैसे हो गया? कहते मैंने उस बुक से पढ़ने को कहा था, तुमने इस बुक से पढ़ा है। और सामने सामने ही मैंने अपनी आंसर शीट फाड़ने की कोशिश की, उन्हीं के सामने। मैं कहा नहीं चाहिए मुझे आपके खैरात के नंबर, रखो अपने पास अपनी शीट, जा रहा हूँ मैं छोड़कर। ओके। आई एम लिविंग दिस इंस्टीट्यूशन। ऐसे टीचर्स मुझे नहीं पसंद, ऐसा तो नहीं करना। मेरे दोस्तों ने रोक दिया मुझे, इमीडिएटली खींच कर ले गया, कहते तो मत कर मत कर मत कर, तेरे खिलाफ केस हो जाएगा, डायरेक्टर वायरेक्टर सब आ जाएंगे, सब तेरा शुरू हो जाएगा, तू स्टूडेंट है अभी, ये वो। बैठ जा, तू गुस्से में बहुत। आई वॉज वेरी वेरी एंग्री यंग मैन एट दैट टाइम। अगर आप 15 साल पुराने आदित्य से मिलोगे तो आपको लगेगा, पहचान ही नहीं पाओगे, कहा ये वही आदित्य जिससे हम बात कर रहे हैं आज। तो अलग ही था मैं, आई वॉज टोटली डिफरेंट बैक देन मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं अपने स्टूडेंट्स से ऐसा नहीं करूँगा। क्या अगर मैं उनको पढ़ा रहा हूँ तो किस किताब से पढ़ा रहा हूँ, इससे नहीं होना चाहिए, कंसेप्चुअल होना चाहिए। अगर आप किताब तक अगर आप रह गए तो फिर आप तो फ्रॉग इन द पॉन्ड, कुएं के मेंढक की बन के रह जाओगे। उससे आगे आपकी ना तो विजन रह पाएगी तो रह पाएगी। तो प्लस मेरे जो साथी जो थे, मेरे क्लासमेट्स, वो मुझसे कंसेप्ट समझने आते थे, आते थे अरे समझ नहीं आ रहा तो बता दे, मैं बता दिया करता था। ग्रुप स्टडी होती थी तो उस चक्कर में मेरा और रिवीजन हो जाता था। तो कहता है टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, तो मेरा फ़ायदा हो जाता था इस चक्कर में। और नोट्स बनाता था खुद ही अपने, और एग्ज़ाम से एक रात पहले मैं पढ़ता था। अच्छा। हाँ, और 2 घंटा 2.5 घंटा लग के, बस दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा ना तो मुझे कभी ज़रूरत पड़ी, ना कभी मैंने किया। और 11th तक मैं पहले था कि मैं पढ़ने का सामान लेके जाता था, स्टडी मटेरियल एग्जाम सेंटर से लेके जाता था, उससे मेरे हर बार नंबर कम आए मेरे। तो देन आई स्टॉप डूइंग दैट। एक मैम थी 12th में, मैंने कहा था अजय कभी मत लेके जाना, तो उसके बाद मैं लेके ही नहीं गया। हाँ, लेकिन सारे लोग वहाँ खड़े होते, मोटी मोटी किताबें लेके खड़े थे, अजय तुमने ये पढ़ा, तुमने वो पढ़ा। मैं कहा भैया जो मैंने रात में पढ़ा वो मैंने पढ़ लिया, सुबह 4 बजे तक पढ़ लिया, अच्छे 2 घंटे की नींद ले ली, मैं आ गया, फ्रेश माइंड है मेरा। अब जो होगा देखा जाएगा, जो क्वेश्चन आएंगे देखा जाएगा, कैसे भी करके जुगाड़पंती करके, है तो इंजीनियर, जुगाड़ बना के आंसर लिखाएंगे। एंड दैट आई थॉट। उसके बाद तुमने सोचा कि यार पढ़ाने का शुरू करते हैं। अब टीचिंग मेरा पहला चॉइस तभी से था। इवन मेरे को टीचर्स ऐसे थे जो उनकी कंपनी में जॉब लग गई थी, बट उनके ऑफर लेटर आने में टाइम लग रहा था उस समय। तो 2 मंथ्स के लिए वो हमारे यहाँ पढ़ाने आ गए। उसके बाद वो छोड़ गए, तो सर मुझे खड़ा कर दिया, तो तुम पढ़ाओ जाके क्लास में। तो मैं अपने साथियों को पढ़ा रहा होता था क्लास में। आई लाइक दैट आइडिया कि चलो समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अच्छा लग रहा था मुझे कि यार चलो ठीक है, कुछ तो कर पा रहा हूँ। इट इज़ वेरी प्रोफाउंड फीलिंग दैट। अच्छी खुशी वाली फीलिंग। हाँ, वो अलग ही बात थी। मतलब एक, फिर जब मैंने पहली बार क्लास ली 2013 में, आफ्टर आई डिड माई एमटेक, चौधरी ब्रह्म प्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली में मैं गया। तो आज वो NSUT ईस्ट दिल्ली वेस्ट दिल्ली के नाम से है कॉलेज। तो वहाँ क्लास ली मैंने, सुबह 9:30 का लेक्चर था। पहली बार एक था कि भाई उन्हें 1.5 घंटे का लेक्चर लेना है, 2 घंटे का लेक्चर लेना है। तो तैयारी करके गया मैं, क्योंकि आई हैव सीन माई पेरेंट्स
स्टडी मटेरियल पहले तैयार करके जाते, लेक्चर प्रिपेयर करके जाते थे। अगर 1 घंटे के लेक्चर के लिए 2 घंटे तैयार करना पड़ता है। तो आई डिड द सेम, आई वॉश माई पेरेंट, आई फॉलोड द टेम्पलेट। अब वहाँ पहुँचा, क्लास में पूरी क्लास 60 बच्चों की क्लास भरी हुई, 60 65 70 बच्चे सारे क्लास में, सब देख रहे। सब देख रहे हैं। और पंखा बंद, लाइट गई हुई है, चौक ऐसे मुंह पे पसीना आ रहा है, चौक हाथ में लग रहा है, माथे पे लग रहा है, मुंह पे लग रहा है। और 1.5 घंटे में लेक्चर ख़त्म हो गया। मैं कहा मैं क्या करूँ, 2 घंटे का है, मैं कब क्या करूँ। देन आई स्टार्टेड टू डिस्कस, फिर अटेंडेंस ली, सब ली। बस वो मेरा 1.5 घंटे का था। उसी दिन मेरा दोपहर में भी लेक्चर था 1 से 3 आफ्टर लंच। मैं कहा चल अब पता लग गया हाउ टू गो अबाउट इट। तो वो क्लास में तो पढ़ाने की फीलिंग आती है, उसमें होता है कि एक टीचर उस 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे का अगर एक लेक्चर हम देखें, सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता है। टीचर, उसका सब्जेक्ट और उसका स्टूडेंट, बस यही मैटर करता है उस 1 घंटे में। और वो मेरे लिए ब्लिस मोमेंट था। और जब एक बार कोई ब्लिस मोमेंट चख लेता है तो उसको बार बार चखना होता है। फिर वो ऐसी फीलिंग होती है, फिर आप रह नहीं पाते। कोई भी अगर समझाने का, ले आजा बेटा तेरे को समझाता हूँ मैं। क्योंकि फिर उस समय कोई, फिर जब बाहर निकलते हैं, अच्छा ये काम रहेगा, ये काम रह गया, अच्छा ये भी काम था, ये भी काम था, वो बाकी चीज़ें क्लास के बाद आती है यार। लेकिन वो क्लास का जो समय होता है, दैट फीलिंग इज़ प्रोफाउंड। तो तब शुरुआत की 2013 में मैंने एक्चुअल टीचिंग जो स्टार्ट की थी, तो प्रोफेशनली मैंने तब स्टार्ट की थी। Then it became your life and everything. ये सब जिंदगी। हाँ, मैं इसी में रहा और इसी को मैंने आगे कराने का सोचा। मैं कहा चलो अब यही मेरी है। इवन मेरी प्लेसमेंट भी हो गई थी एक कंपनी में, EA स्पोर्ट्स में हो गया था मेरा, गेम डीबगिंग में। बट मैंने जाम उसके इंटरव्यू मैंने अपना ख़राब कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं जाना था। मेरे कॉलेज भेजना चाह रहा था मुझे, आई डिड नॉट वांट टू गो देयर। सर ये तो थी आपकी जर्नी एग्जैक्टली। मतलब आपने किस किस चीज़ के अंदर अपनी ये एजुकेशन करी, मतलब क्या 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 टॉपिक्स चूज़ करे और कैसे चूज़ करे, और अभी आप एग्जैक्टली उन टॉपिक्स के ऊपर क्या नया कर रहे हो? देखो, मैंने जर्नी शुरू की थी, देखो टीचिंग का तो मुझे करना ही था शुरू से। तो मुझे लग रहा था कि यार यही, याद मेरे 2 प्यार थे। पहला प्यार एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। खगोल विज्ञान, वो मुझे बहुत पसंद था। पर 12th मेरे फिजिक्स में नंबर कम आ गए, तो आई कुड नॉट, अदरवाइज मैं बिट्स पिलाने में होता। तो वो रह गया। तो दूसरा प्यार था कंप्यूटर्स, ऑलवेज लाइक कंप्यूटर्स, फ्रॉम 4th क्लास आई बिन यूजिंग कंप्यूटर्स। तो मैं कहा चलो दूसरे प्यार तक चलते हैं। तो मैं कहा चले, एंड माई मदर played a big role in supporting me. She pushed me, कहा देते become a technocrat now, and technocrat जब बन जाएगा तो तू कुछ भी कर सकता है। मैं कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। So that's how I entered into BTech. Then I did my MTech, 1 साल का भी फिर ड्रॉप लिया था। सोचा कि चलो गेट और नेट दे के देखूँ, दोनों में फेल हुआ। मैं कहा चलो पता लगे, इसमें मेरे बस की नहीं है। MTech मैंने MIT नोएडा से करी, एंड आई कंप्लीटेड इन 2013। फिर आई गॉट माई फर्स्ट जॉब एज कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट कॉलेज। दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, और दिल्ली गवर्नमेंट के जितने कॉलेजेस हैं वो सारे आपके UPSC हैंडल करता है उसको। UPSC परमानेंट नहीं करता आसानी से, बिल्कुल नहीं करता। तो 5 साल ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल मैंने काम किया वहाँ पर, एंड आई गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस देयर। तो साधारण भाषा में अगर कहा जाए, अगर आप अपना ये कहो, तो आपको क्या कहेंगे हम कि आप एक डेटा प्रोफेसर, डेटा एनालिस्ट प्रोफेसर हैं? आप मुझे कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर कह सकते। कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर। हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड एक तरीके से आपने उसको पूरा अंदर तक। हिंदी में बोले तो संगणक विज्ञान अभियांत्रिकी। संगणक विज्ञान अभियांत्रिक। वेरी गुड। सो ये तो जो आपने किया, उसके बाद ये जो YouTube चैनल है आपका, जिस पे आप लोगों को पढ़ाते हैं, ये कैसे शुरू किया? ये शुरू किया, मैं 150 बच्चों को लेक्चर लेता था एक बड़े हॉल में। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में आता है IP यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसमें 150 बजे 150 कभी पूरे कभी आते नहीं थे, वो आते थे 110 115 ऐसे आते थे। तो कई बच्चे अफेंड होते थे। तो मैं सोचता था यार, जिस PPT से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उसी को मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूँ, बच्चों को वीडियो दे दूँ, तो शायद वो बच्चा जो नहीं आ रहा है या कोई ना कोई कारण होगा, एटलीस्ट मेरी तरफ से तो एफर्ट रहेगा ना कि हाँ चलो मैंने उस बच्चे को बना के दिया। तो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू किया था। तब मुझे ऑडियो का भी आइडिया था। सिंपल एक लैपटॉप था, लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती थी, फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करता था। एडिटिंग कुछ नहीं आता था, पता ही नहीं एडिटिंग क्या होती है। और लैपटॉप का जो कैमरा है, और कैमरा तो ऑफ करके, मतलब उसके माइक्रोफोन से ही मैं रिकॉर्ड करता था।
ने रिकॉर्डेड करना शुरू किया। असल काम मैंने 2018 में थोड़ा सोचा करा, मैं कहा चलो ट्राई कर रहे हैं। पीएचडी का भूत सवार हुआ तो एमिटी नोएडा गया। वहाँ मेरा 2 साल बहुत बर्बाद हुए एमिटी नोएडा में मेरे। दैट वाज मतलब वर्स्ट ऑफ ईयर्स आई कैन काउंट इन माई ड्यूरिंग माई लर्निंग जर्नी, पीएचडी जर्नी। रीज़न भी? रीज़न ये था कि एमिटी में खैर इसका का दोष मैं यूजीसी को भी दूंगा कि यूजीसी ने 2004, 2008, 2016 इनमें अमेंडमेंट्स किए थे पीएचडी रेगुलेशंस में। और रेगुलेशन से उन्होंने ये कहा था कि कोर्स वर्क करना होता है। कोई भी अगर रिसर्च स्कॉलर अगर एंटर करता है यूनिवर्सिटी में तो एक रिसर्च वर्क, एक होता है कोर्स वर्क होता है। उसमें आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होती है, और एक आपका एरिया से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ना होता है, एग्जाम पास करना होता है। मिनिमम परसेंट 55% चाहिए होती है, और उससे ज़्यादा तो आप यू एलिजिबल फॉर पीएचडी नाउ। अब आप रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो अपनी। अगर आप नहीं कर पाए तो आप दोबारा ट्राई करिए, या सेमेस्टर रिपीट होगा, कुछ होगा। एमिटी ने 55 ना करके 70% कर रखा था बार। कहता वी आर बिगर दैन यूजीसी। एमिटी हमेशा ये कहता है कि हम तो भैया लॉ ऑफ लैंड मानते नहीं, हम तो अलग ही चलेंगे। तो और 1 साल का गैप होना चाहिए था आपका, अगर एनरोलमेंट हुई है और 1 साल तक कोर्स वर्क चल रहा है, उसमें आप रिसर्च करते हैं, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकालते हैं, तो निकालने में टाइम लगता है। बट मैं फुल टाइम स्कॉलर, अगस्त में मेरा एडमिशन हुआ, सितंबर में एरिया डिफाइन हुआ कि मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करूँगा। नवंबर में मुझसे मांग लिया 3 ऑब्जेक्टिव्स लेकर आओ विद इन स्पैन ऑफ 3 months कि यूर फुल टाइम स्कॉलर, तुम्हें करना चाहिए, करना चाहिए। मैं कहा भैया मेरा भी परिवार है, मेरी ज़िंदगी है, मैं ना ज़िंदगी ना जीऊँ। तो और उससे रिलेटेड क्या हुआ, क्योंकि मैं जल्दबाजी 10 दिनों में मुझे करना पड़ेगा, 10-12 दिनों में करना पड़ेगा, उसको 2 साल में अटक गया। विद इन दोज 2 years 2020 में वो कोविड आ गया। जब मैंने अपना पेपर पब्लिश करने होते हैं, उसमें एक पेपर रिजेक्ट हो गया, तो पता लगा द गाइड हैज़ लेफ्ट द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी को मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। तो देन आई स्टॉप्ड पेइंग देम फीस। इतने फ़ोन्स आए, 100 से ज़्यादा फ़ोन्स शायद किसी ने उस समय किए होंगे जितना मुझे किए गए थे लो ये तो फीस के लिए, हरासमेंट कर रहे। फीस के लिए। तो मैंने उठाया नहीं। अपने जितने मेरे बाकी स्कॉलर्स थे सबके मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए, सबको मैं कहा किसी न किसी के थ्रू ये मुझे फ़ोन करने की कोशिश करेंगे। देन फिर मैं अपने दोस्त से बात की, मैं कहा भाई मैं पीएचडी का क्या करूँ, एमिटी से परेशान हो गया। तो कहता आदित्य तुम दूसरे में पे ज्वाइन करो, क्वांटम यूनिवर्सिटी, वहाँ के वाइस चांसलर वो मेरे गाइड है। और उस समय जब मैं फुल टाइम स्कॉलर था तो उसमें टीचिंग असिस्टेंटशिप देता है एमिटी कि आप चलो पढ़ा सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, 1 घंटे लेक्चर का 300 नहीं 350 रुपये, 350 रुपीज़। आई हैव स्टिल द डॉक्यूमेंट विद मी जिसमें मुझे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट एज अ टीचिंग असिस्टेंट, 350 रुपीज़ पर लेक्चर एंड 300 रुपीज़ फॉर लैब लेक्चर्स। तो 50,000 की है सेमेस्टर फीस फुल टाइम स्कॉलर की। और मैंने सितंबर से नवंबर तक, अगस्त से नवंबर तक मैंने कमाया 40,000। तो मेरे फाइनेंशियली भी बहुत लॉस हुआ, मेरा बहुत पैसा गया, क्योंकि वहाँ अच्छा क्लासेस होती थी 8:15 बजे सुबह, शाम को 7:15 तक 4-5 क्लासेस लगातार दे जाती थी। गाइड अपना लेक्चर और पकड़ा देते थे कि आप मेरे लेक्चर जाके लो। और उस चक्कर में फिर मुझे वहीं रहना पड़ा, क्योंकि मैं दिल्ली से अप डाउन करना पॉसिबल नहीं था, इतना सुबह सुबह कैसे आऊँ मैं। तो वहाँ जब वहाँ जो पीजीज खोले हैं वहाँ के तो मुँह मांगे रेट्स हैं, 20,000, 25,000 महीना, 30,000 महीना। अच्छी कंडीशन है तो 30,000 महीना दो, खाना भी खाना है, खाना भी है, उसका भी है, तो एक्सपेंसेस तो टोटल ही गया। तो चूँकि मैं पहले 5 साल वर्किंग था तो मैं वो सैलरी क्रेडिट का मैसेज मिस करने लग गया। वो प्लस वाला जो मैसेज जो ग्रीन कलर में ट्रू कॉलर देता है ना, वो आना बंद हो गया था, और माइनस वाला रेड वाला आना शुरू हो गया था। मैं कहा नहीं यार बहुत जा रहा है, अब मुझे जॉब चाहिए। तो 2019 में मेरी फिर कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद आई ज्वाइंड, तो मैं फिर गाज़ियाबाद रहने लग गया। उसमें भी फुल टाइम से पार्ट टाइम चेंज करने के लिए एमिटी ने मुझसे 15,000 रुपये चार्ज किए, आपको प्रोग्राम चेंज करना है। मतलब ये क्या बिजनेस हाउस रन? ये इट्स अ बिजनेस, इट्स अ फ्लरिशिंग बिजनेस, बहुत तगड़ा बिजनेस है ये। और जितनी एमिटी है प्राइवेट, वहाँ काम सरकारी तरीके से होता है। कई स्कॉलर्स जो मोटी पार्टी का अगर कोई होगा तो ही एमिटी जाना, नहीं तो अगर आप मिडिल क्लास से हो तो आपके लिए सर्वाइव करना एमिटी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत पैसा लगता है हर चीज़ के लिए।
तो आपको सब अपना ही पैसा लगाना है, इवन प्रिंट आउट लेने हैं, स्टेशनरी लेनी है, सब कुछ है तो आपको वहीं से लेना होगा, आपको ख़रीदना पड़ेगा अपने लिए अलग से। केबिन भी खैर अब तो केबिन नहीं मिलते, तो पहले केबिन्स मिला करते थे, तो अब वो भी नहीं है। तो मैंने पढ़ा है भी, आई हैड दैट एक्सपीरियंस। फिर जब इसमें आया, प्राइवेट नौकरी मेरी पहली बार लगी, तो पता लगा प्राइवेट बच्चे कैसे होते हैं। सुबह 9:30 का लेक्चर मेरा IoT पढ़ाने को दिया गया था मुझे, और बच्चों ने कहा, मैंने कहा भाई क्या हुआ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? कैसा, हम तो अटेंडेंस के लिए आए हैं, हम आपके सुनने नहीं आए हैं। मैं कहा अच्छा ऐसी बात है। मैं कहा तो डायरेक्टर सर ने तो मुझे आप लोग को ही पढ़ाने को गए। सर डायरेक्टर हमारी जेब में है, ये KEC के बच्चों ने मुझे बोला था, प्राइवेट इंजीनियरिंग के बच्चे जो है ये ऐसा बोल के चलते हैं। मैं कहा ठीक है, तेरे को मैं आज टास्क देता हूँ, लिख के दे। मैं कहा चल तू लिख, आज मेरा जॉइनिंग हुई है, आज शाम 5 बजे से पहले पेपर टर्मिनेशन लेटर आ जाना चाहिए, अगर तू दिलवा सकता तो मान जाऊँगा तेरे को मैं। आज तक नहीं आया। आई वर्क देयर ऑन 4 years, 4 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद देन आई मूव टू, मैं एक कंपनी में जाना चाह रहा था, Setu 100। वहाँ भी बड़ा ही अजीब सा सिस्टम था, जो वो मेरे चैनल को देख के थोड़े वो डर गए कि मेरा भी एजुकेशन वाला चैनल है, उनको लगा कि मैं उनका स्टार्टअप ना खा जाऊँ। तो 3 दिन में उन्होंने कहा देते यू आर वेरी अनप्रोफेशनल, आपकी और जॉब देख लीजिए। तब तक मैं KEC में जॉब छोड़ चुका था। बेसिकली आपकी और उनकी वो अलाइन नहीं हुई। हाँ हाँ हाँ। तो उस चक्कर में फिर मैंने 6 महीने एक जगह काम किया, एक एज अ पार्ट टाइम टीचर काम किया। फिर देन आई लास्ट ईयर 27 दिसंबर को ही मैंने शारदा यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया ऑनलाइन एजुकेशन में। मेरा इंटरव्यू 2 बार इंटरव्यू हुआ। पहली बार में तो एक से मैं झगड़ ही गया था, यार ये NBA और ये सब नैक मुझे पसंद नहीं है, दे आर अगेंस्ट टीचिंग। तो वो मुझसे कहा देते आप ऐसे कैसे कह सकते हैं नैक और NBA के बारे में। मैं कहा मैं बिल्कुल कह सकता, आई एम सिटीजन ऑफ माई कंट्री और मैं कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट। क्वेश्चन करना, अगर आप प्रश्न करना बंद कर दोगे तो आप फिर गोदी बन जाओगे, तो मुझे गोदी नहीं बनना है। और फिर नेक्स्ट दोबारा इंटरव्यू देना है। फिर कोविड में मैंने जब लेक्चर्स देने शुरू किए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, तो उसमें थ्रू बहुत बच्चों ने आया था, सर हमारे कॉलेज में टीचर्स ही नहीं पढ़ाने को, आप पढ़ा रहे हैं, हम आपसे पढ़ रहे हैं। मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत अच्छा है यार। फिर मुझे देना रियलाइज कि यार क्या मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए फीस भर के मेरी क्लास में आके बैठ रहा है। उन बच्चों का क्या जो इसके पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, एक मोबाइल फ़ोन है, तो क्या उसके लिए मैं लेक्चर नहीं बना सकता? दैट टर्न मी अवे, उसने मुझे झकझोर दिया। मैं कहा नहीं यार, ये अब मैं करूँगा, इन बच्चों के लिए काम करूँगा मैं। तो अब तब से अब तक मैंने फिर अपना फिर विवेक बिंद्रा को सुना, खान सर को सुना, उन सर टीचर एज अ ब्रांड होना चाहिए। बस उसके बाद मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट करने शुरू किए अपनी सैलरी से ही, और उसको मैंने एज अ ब्रांड में बढ़ाना शुरू किया, प्रमोट करना खूब शुरू किया, बहुत प्रमोशंस चलाया, सब किया। तो आज मैं यहाँ अपने चैनल पे खड़ा हूँ मैं अपने। सो आपका जो चैनल है दैट इज़ बाय द नेम ऑफ C for योरसेल्फ, C for योरसेल्फ, जिसमें आपको आदित्य हरे कृष्णा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। तो भगवान का नाम है उसमें, और आप वैसे भी इतना नोबल वो कर रहे हो काम। ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे हो। और मैंने वो चैनल कुछ जाके देखा है, बहुत इन्वॉल्व रहते हैं आपके चैनल पे भी ना लोग कमेंट्स में, और उसमें दे प्रेज यू कि आप इतना अच्छा एक नोबल काम कर रहे हो। अभी सर जब हम बात कर रहे थे यूट्यूब के बारे में बिफोर द पॉडकास्ट, तब आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी आपके इस चैनल के बारे में कि वो हैक हो गया था। हाँ हाँ, तो वो कैसे हुआ था, उसको आपने कैसे रिजॉल्व किया मैटर को? वो हुआ था ब्रांड कोलैबोरेशन की ईमेल आई थी मेरे पास। अब चूँकि एज अ एजुकेशन चैनल मेरे पास कभी कोलैबोरेशन ना तो किसी ने अप्रोच किया ना कुछ किया भी था, तो मैंने जब उससे संपर्क किया तो रिस्पॉन्ड नहीं किया उन्होंने। तो अब एक आई मेरे पास, उसमें कहते कि एक स्ट्रे कैट कोई गेम थी, उसका मुझे 40 सेकंड का वीडियो अपने उसमें लगाना था, और वो कहते कि हम आपको $500 से $2,000 के बीच में आपको पर वीडियो हम चार्ज करेंगे, अब हम आपको दे देंगे आपको, और आप ये किट आप ले लो, मीडिया किट ले लो, इसको आप डाल लो। ओके। मैं कहा अच्छा ठीक है। उसमें एक PDF थी, और वो PDF नहीं थी, वो .pdf.scr डॉक्यूमेंट था, ओके। एंड दैट वाज 1 GB फाइल। अच्छा, 1 GB का फाइल था वो। और मैंने पहले मैक पे रन किया, मेरे पास मैक भी है, विंडोज़ भी है, तो मैंने मैक पे रन किया उसको, कुछ नहीं हुआ। मैं कहा चला ही नहीं वो। मैं कहा अच्छा 2 बार रन किया, नहीं चला। अगले दिन मैंने अपने PC पे ट्राई किया, PC वॉज अनप्रोटेक्टेड, और मेरे पास गूगल की तरफ से मेल भी आई थी सस्पिशियस एक्टिविटी की एक्चुअल में, और वो मेल जाती है अपडेट सेक्शन में, जो कैटेगरी बन जाती है जीमेल में आपके, तो अपडेट पे आती है, उसकी नोटिफिकेशन नहीं आती। ओके।
वो इनबॉक्स में जो आ रहा है तो उसकी नोटिफिकेशन आती है। ये गूगल, भाई साहब गूगल ध्यान रखना, सुंदर पिचाई जी, आपके इसमें बग है। ये बग है। ये बग है कि सिर्फ वो प्राइमरी में जो आती है उसी की नोटिफिकेशन जाती है, अपडेट्स पे नहीं जाती। तो अपडेट में आया था सस्पिशियस एक्टिविटी, हुआ क्या था, मेरा पीसी अनप्रोटेक्टेड था, दैट वाज द ट्रोजन हॉर्स दैट फाइल, और उससे मेरा पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया था। और उसके थ्रू चूँकि जीमेल से मेरा लॉगिन था, दे वर एबल टू गेट इन टू माई जीमेल, और उन्होंने मेरा रिकवरी ईमेल, फ़ोन नंबर, बैकअप कोड सब हटा दिए। और बैकअप कोड क्या होता है, फ्यूचर OTPs होते हैं, वो सब हटा दिए उन्होंने, अपना सेट कर दिया। और एक होता है फिजिकल की लगा दी, फिजिकल की यूबिको की आती है वो लगा दी उन्होंने। आई नो। और मेरे पास 14 मिनट बाद मैसेज नोटिफिकेशन आता है, योर पासवर्ड वॉज चेंज्ड फॉर दिस। मैंने कहा हे राम, अब क्या हो गया। ये मेरी क्लास थी उस समय, और बहुत चक्कर है कि मैं कहा मेरे चैनल को क्या होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। और दैट वाज 21 अप्रैल 2023, फ्राइडे का दिन था, 3 बजे का समय था, मुझे अभी भी याद है। 2:55 मेरा लेक्चर था। मैं लेक्चर में गया, बच्चों से कहा सर क्या हो गया, आपको परेशान लग रहे हो। मैं कहा बेटा आज मेरा बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं है, आई एम नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, और आज मैं या तो रो दूंगा या पागल हो जाऊंगा या किसी को फोड़ दूंगा। कहता क्या हुआ, समय मेरा चैनल हैक हो गया। उस समय 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके थे और वेरीफाइड भी टिक आ चुका था, बहुत चक्कर था। एंड दैट वाज, मतलब बहुत परेशान हो गया। मैं कहा मैं करूँ क्या। बिल्कुल सर, बहुत परेशान, दिमाग खराब तो होता ही है, इतनी मेहनत की। और ये दूसरी बार मेरा चैनल, दैट वाज, मतलब चैनल मेरा ये पहले तो भाई ऑर्कुट चलता था, एक बार ऑर्कुट भी हैक हुआ था एक बार जब मैं बीटेक में था। तो उसको मैंने रिकवर कैसे किया था कि यूट्यूब से, तो गूगल से बात करके किया था। तो मुझे आता है चलो मैं बात करके देखता हूँ। पहले मैंने पहला काम किया, ट्वीट किया यूट्यूब @YouTube को टैग करके मैंने ट्वीट किया। मैं कहा यूट्यूब, माई चैनल गॉट हैक्ड और आई नीड योर हेल्प। तो उसने कहा था कि उसको फॉलो करना होता है। पहला कमेंट उसमें आता है, रिप्लाई आता है कमेंट में उसमें, आई नो अ हैकर, वो आपका कर देगा। दे आर ऑल स्पैमर्स, दे आर ऑल स्कैमर्स ऑन ट्विटर, ऑन एक्स प्लेटफॉर्म। वो आपका पैसा लेने के लिए क्रिप्टो करेंसी के थ्रू $40 $80 कुछ चार्ज करेंगे और क्लेम करेंगे कि आपका चैनल, आपका अकाउंट रिकवर कर लेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट बना बना के दे रहे होते हैं। ऑडियंस को मैं ये बात बहुत, आप लोग ये पॉइंट ज़रूर सुनिएगा जो आदित्य जी बता रहे हैं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर एक बार आप वो फाइल नेम भी प्लीज़ रिपीट कर दो जो आपको वो PDF मिला था, क्योंकि ऑडियंस को पता होना चाहिए कि कोई भी फाइल खोलने से पहले प्रॉब्लम क्या हो सकती है उनकी लाइफ में। .pdf .scr, और वो SCR फाइल नॉर्मली जो होती है वो स्क्रीन सेवर की होती है, लेकिन जब .pdf .scr है, इसका मतलब वो ट्रोजन हॉर्स था। और कोई भी इतनी बड़ी 1 गीगाबाइट की फाइल तो PDF तो शायद कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी होगी, पे लोड के साथ ही आया था वो। और ट्रोजन हॉर्स मतलब वो आपके पूरे सिस्टम, मेल्स, फ़ोन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट लाइक ए ट्रॉय कॉन्सेप्ट, ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अंदर घुस के लीगल लगेगा, बट वो घुस के अंदर फिर देन अपने वो फैंग्स अपने फैलाता है। तो सर आगे फिर प्लीज़ आगे बढ़। तो मैंने जब ट्वीट किया था यूट्यूब को, तो उसी पे कहा था कि काइंडली गिव अस योर ईमेल आईडी, आई हैव DM'd यू, हमने आपको DM कर दिया, आप DM में अपना ईमेल आईडी लिख के दीजिए। तो उसमें कहता है आप पहले फॉलो कर लीजिए, आपको DM नहीं कर पाएंगे। अच्छा। DM मीन्स डायरेक्ट मैसेज, तो मैसेज तभी कर पाए जब मैं उनको फॉलो कर पाया। तो उन्होंने मुझसे मैसेज पे बोला कि आप हमें ईमेल आईडी दीजिए, आप कौन सी ईमेल आईडी से बात कर सकते हैं। तो मैंने उनको ईमेल आईडी दी, तो उसके ऊपर उनका मेल आया मेरे पास। तो उन्होंने कहा प्लीज़ चेक, हमने आपको मेल भेजा है। मैंने कहा ठीक है। मैं पूरा पूछा कि आप एक बार प्रोसीजर करिए, आप लॉगिन करके देख रहे, क्योंकि कई लोग क्या है लॉगिन करने में गड़बड़ी करते, इसलिए वो पहले चेक करना चाह रहे थे कि अब मैं तो नहीं गलत कर रहा हूँ। तो पूरा प्रोसेस बताया कि आप स्क्रीनशॉट के साथ आप बताइए कि कैसे कैसे लॉगिन कर रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है आपको। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बना के विद स्क्रीनशॉट में दिया, ये हो रहा है, ये करूँ तो ये होगा, ये करूँ तो ये हो रहा है। और मैं लॉकड आउट हूँ पूरी तरह, मतलब मैं एंटर ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेल भेजी कंप्लीट, तो कहते हैं कि अच्छा। फिर उनका 1 दिन और टाइम लगा उनका, ये बात थी। और फिर मंडे आ गया, मंडे भी टेंशन नहीं था, सैटरडे संडे कैसा बीता होगा आई थॉट, मतलब आप समझ सकते हो कि उस एगनी में मैं था। और मंडे फिर बात हुई, फिर मंडे मेल आया कि वी हैव एनकाउंटर्ड दैट योर चैनल वाज हाईजैक्ड। तो उन्होंने मेरा डिसेबल कर दिया था,
समझ गया मैं। अकाउंट डिसेबल कर दिया। इन दैट एक उस समय एक टीम से मैं कोलैबोरेट भी कर रहा था, तो टीम को मैंने मैनेजर एक्सेस दे रखा था, उनके पास एक्सेस था संडे तक। संडे को एक्सेस भी हट गया था। हाईजैकर ने कुछ 2 वीडियोस अपलोड कर दी थी जो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाती है, बट बिकॉज दे वांटेड माय चैनल टू गो टू हैव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक्स, वो 3 स्ट्राइक्स आती है, चैनल डिलीट हो जाता है। हाँ तो स्ट्राइक आई भी थी मेरे उस पर। और फिर वेडनेसडे का दिन आया। वेडनेसडे को मेरे पास मेल आई कि वी नो दैट योर चैनल वाज हाईजैक्ड, और हाईजैकर ने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, दैट वाज नॉट अपलोडेड बाय यू। तो एक फॉर्म भेजा लंबा चौड़ा। उस फॉर्म में आपका चैनल आईडी, जो चैनल का यूआरएल ऊपर आईडी आता है, वो कब स्टार्ट किया था आपने चैनल, उसके एग्जैक्ट डेट 10 मार्च 2017, दैट वाज माय डेट ऑफ स्टार्टिंग द चैनल। आई जॉइन्ड यूट्यूब। फिर लास्ट वीडियो अपलोड की जो उसकी V=, जो आईडी आती है यूआरएल में ऊपर, जो लिंक आता है उस पर जो यूआरएल आता है उसकी आईडी, लास्ट वीडियो अपलोडेड कौन सी थी, एडसेंस अकाउंट, उसकी पब्लिशर आईडी। ऑप्शनल था, फिर भी मैंने दे दिया। मुझे पता था, मैं कहा दे दो सब। कहाँ से मैं चलाता हूँ यूट्यूब, होम लोकेशन कहाँ है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता हूँ, विंडोज़ करता हूँ, मैक करता हूँ, सारी चीज़ें पूछ ली उन्होंने, एवरीथिंग अबाउट मी, अबाउट माई चैनल। उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे केम, एक और दिन ऐसे भी था। नेक्स्ट फ्राइडे केम एंड 6:50 AM आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम यूट्यूब, रीसेट योर गूगल अकाउंट पासवर्ड। और मैं उस समय कॉलेज जाने के लिए रेडी था। आई वॉज अबाउट टू हैव ब्रेकफास्ट। माँ ने प्रिपेयर किया था, माँ ने कहा कि कर ले। मैं कहा माँ रुक जाओ, अभी अभी पहले पासवर्ड रीसेट करके मैं यहीं से जाऊँगा, क्योंकि होम नेटवर्क पे हूँ मैं, पब्लिक नेटवर्क पे नहीं करूँगा मैं। तो मैंने उसको पासवर्ड रीसेट किया, ऐसा तगड़ा पासवर्ड लगाया हुआ है, और अब पासवर्ड कोई जान भी लेगा तो भी वो एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी अपने पास फिजिकल की खरीद ली, उसको सेटअप कर लिया। तो अब उनको भी वही चीज़ है। और वो हैकर्स का फिर मैंने पता किया कौन से थे, क्या थे वो। स्लोवाकिया के हैकर्स थे। उनकी जो मैंने ईमेल आईडी में नहीं पढ़ी थी मैंने ध्यान से, अगर ईमेल आईडी में पहले पढ़ लेता कि कहाँ से आई है, तो शायद मैं उसके आगे कोई ना तो कोई डाउनलोड करता, ना तो मैं उस पर इंटरेक्ट करता, उसको मुझे स्पैम या रिपोर्ट करना चाहिए था। तो मैं आप सबको बता दूं कि हमेशा कोई भी अगर ईमेल आ रही है कोलैबोरेशन की, या आपसे बिजनेस कोलैबोरेशन, ब्रांड कोलैबोरेशन, 2 तरह के कोलैबोरेशंस होते हैं। कोई भी अगर आपको मेल आ रही है तो आप ऊपर सेंडर का एड्रेस देख लो किससे आ रही है, क्योंकि ऐसा अजीब सा नाम होगा, आपको लगेगा ये तो फिशी, अजीब सा लग रहा नाम। ये कोई नॉर्मल जीमेल नहीं है, नॉर्मल yahoo.com नहीं है, नॉर्मल MSN नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कंपनी साइज तो कंपनी का हेड आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी का नेम आएगा, डोमेन आएगा उसका, ऐसा तो आया नहीं। तो अब अजीब सा नाम था वो। मैं समझ गया कि भाई अब ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। पर ये मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, स्लोवाकिया में बैठे हुए ये लोग जो भी ये कर रहे थे, और आपके हिसाब से उन्होंने 2-3 वीडियोस भी अपलोड कर दिए, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा था इस चीज़ को करने से? मतलब क्या उनका गेन क्या था? मे बी किसी ने हायर किया हुआ होगा उनको टू डू इट। मे बी मे नॉट बी। एक्चुअल में चोर जो होता है ना, वो अपनी पहले टेक्निक आजमाना चाहता है। ओके ओके। हैकर की एक लिंकिंग ये होती है कि मैं हैक करके देखना चाहता देखना चाहता हूँ। तो कोई टारगेट मिल जाए। हो सकता है सबको मेल भेजी होगी उसने, आप बन गए, मैं अकेला नहीं आऊँगा, 1000 लोगों को भेजा होगा, हाँ। कोई एक बन गया तो ट्राई कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, पता लगा अच्छा ये टेक्निक काम करती है, बस। तो सर ऐसे यूट्यूब जो है, यूट्यूब पे तो अभी लाखों अकाउंट्स हैं, हम लोग भी यूट्यूब पे ही हैं। सो कंक्लूजन अगर देखा जाए तो आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है, उनको कंक्लूजन में आपने एक तो ये बताया कि कोई भी मेल देखनी है उसको ध्यान से देखना है, किसी भी PDF, और वो आपने फाइल का नाम बताया। उसके अलावा आपने कभी वर्ड यूज़ किया, वर्ड की, पासवर्ड की, जो हम बता रहे थे, वो क्या चीज़ थी? फिजिकल की, फिजिकल की। वो फिजिकल की है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ वो आप दिखाइए। मैं आपको दिखा सकता हूँ फिजिकल की। तो इसको संभाल के रख रखी है। तो जो ये फिजिकल की है ये कौन देता है? फिजिकल की आप अमेजोन से खरीद सकते हो। के इट्स अ NFC की। के सो इसका मतलब ये है कि ये फिजिकल की जो है, अच्छा आप निकाल लो पहले आराम से। मैं निकाल ही देता हूँ और मैं हमेशा कैरी करता हूँ। दिस इज़ अ यूबिको की, YUBICO, यूबिको की। ये USB है सिंपल। आप अगर मोबाइल पे सेटअप करके आप OTG के थ्रू आप देख सकते हो उसको, OTG केबल लगा के। अगर आप फ़ोन सेव कर रहे हो तो आप PC के USB पोर्ट पे लगाइए। जैसे ही वो की के लिए मांगेगा, बस आपको ये टच कर देना है,
और आपका फिजिकल की से अप्रूव हो जाएगा। तो इवन इफ द अटैकर नोज योर पासवर्ड, पासवर्ड भी हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, मैं वो सबको कहता हूँ कि अपना नाम, अपने बीवी बच्चों का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने कुत्ते का नाम, अपनी बिल्ली का नाम से पासवर्ड मत रखो। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं आपके, इसे हम कहते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ओसेंट। उसमें आपके सारी आप, क्योंकि आजकल सबको आदत है अपनी पर्सनल लाइफ दिखाने की। मैं देखो मेरे कुत्ते के साथ मैंने ये किया, मेरे बॉबी के साथ ये किया मैंने। आपने अपना पासवर्ड बॉबी के नाम से रख रखा होगा और उसको पता लग गया कि आपकी बर्थ डेट क्या है, आपकी क्या चीज़ है, आपने सब चीज़ें अपनी ऑनलाइन रख रखी हैं और आपका वो पासवर्ड बस एक काली लिनक्स टूल है, उसमें आप क्या पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। बस उस कॉम्बिनेशन को एक एक करके डालना है, ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं उसको, और आप एक ऑटोमेट कर दो उसको, कभी ना कभी टूटेगा ताला, सारे चाबी लगा लगा के। और हो सकता है कोई ट्राई करने के लिए कर भी लेगा, आपको नहीं पता कितनी भयंकर पेशेंस होती है हैकर की। वो घंटों तक लगा रहेगा आपको तोड़ने के लिए, भले उसको कुछ मिलना हो ना मिलना, बस वो ये चेक करना चाहता है कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। वो बहुत ड्रिवन होता है, दैट इज़ नेगेटिव, बट उसमें वो ड्रिवन होता है वो। तो ये जो की है, ये की लगाने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद ये आपको वर्चुअल टच भी मांगती है। यस, अगर मैं कहीं और सिस्टम पे हूँ अदर देन माई ट्रस्टेड सिस्टम, कहीं भी अगर आउटसाइड नेटवर्क पे किसी और सिस्टम पे हूँ, अगर लॉग इन कर रहा हूँ तो पासवर्ड एंटर करूँगा, फिर बोलेगा आप अपनी की लगाओ, की लगाऊंगा, टच करूँगा, देन ओनली आई विल गेट इनटू द सिस्टम, तभी होगा। करंट सिनेरियो के हिसाब से ये अभी तक अनब्रेकेबल है। यही उन्होंने लगाया था, यही उन्होंने लगाया था। तो मैंने भी वही लगाया जो उन्होंने लगाया। जो मैंने सर्च किया मैं क्या कौन सी फिजिकल की होती है, कौन सी? तो ये मुझे पता लग गया कि हाँ भाई इसको आप आराम से की चेन में भी लगा सकते हो, अपना की चेन का रिंग दे रखा है इसके अंदर, आप लगा सकते हो। एंड यू कैन एक्चुअली बाई इट जैसे ऑन अमेजोन अमेजोन अराउंड 6,000 bucks, 6,000 रुपीज़ का ही मिल जाता है, आप उसमें ले लो और ये 6,000 रुपये आपके चैनल को बचा लेगा। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छी आपने इनपुट दी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हैकर अटैक्स हैं बहुत सुनने में आता है, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ की। बिल्कुल। तो सर अब ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई जो यूट्यूब के बारे में। आई थिंक हर व्यूअर को जो भी हमें देख रहे हैं, प्लीज़ सर की ये बात ध्यान से सुनिएगा और चैनल पे जो भी इन्होंने बताया है। तो सर अब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, स्पेसिफिकली डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट और इंजीनियरिंग। ये जो 3 शब्द है ना, इनमें सब कंफ्यूज रहते हैं। मैं तो बचपन से मैं भी कंफ्यूज हूँ। तो अगर आप इन 3 शब्दों को थोड़ा स्पेसिफाई करके, क्लैरिफाई करके थोड़ा सा बता दें। चलो डेटा का फिर सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ मैं। घर में एक छोटा बच्चा है, हाँ जी। उसको मैंने कहा कि बेटा एक काम कर, किचन में जा, जो बर्तन गोल जैसे दिख रहे हैं उनको अलग करते, जो गोल नहीं दिख रहे उनको अलग कर दे। करेक्ट। मैंने ये नहीं कहा कि बाउल्स अलग कर दे, ट्रेज अलग कर दे, स्पून अलग कर दे। अगर मैं सिर्फ बाइफर्केशन कर रहा हूँ बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटी, कि जो दिख रहा है उसके हिसाब से, वो उसे कहते हैं क्लस्टरिंग। ये क्लस्टर्स हो गए। यही चीज़ हमें शादी पार्टियों में देखने को मिलती है, जब अगर खाना खाने के जिस पर आप जाके देखो सबके अपने ग्रुप्स बने होते हैं, या तो वो साथ काम करते होंगे, करते थे, रिलेटिव्स होंगे, दोस्त होंगे, म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, बीच में होंगे, तो वो ग्रुप्स बने होते हैं। ये हमारा सारा डेटा है, ये सारा डेटा है। डेटा मेरा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जो टेबल और रोज और टेबल कॉलम फॉर्मेट में नहीं आता, जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये सब जो हम कर रहे हैं सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, पर जो टेबल की फॉर्म है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक। अब ये डेटा के ऊपर मुझे काम करना होता है। मान लीजिए हम इस रूम में बैठे हैं, यहाँ पे 2 एसी लगे, सामने एसी और पीछे एसी, और 2 मैंने सेंसर्स लगा रखे टेम्परेचर वाले अलग अलग कॉर्नर पे, 1 2 3 4, और मुझे ये चेक करना है टेम्परेचर डेटा लेकर कि भाई कहाँ ज़्यादा गर्मी है। ज़्यादा गर्मी होगी तो उधर का एसी एडजस्ट करेगा, आगे आके ना एडजस्टेबल एसीज आ गए कि आपको एडजस्ट करोगे, एसी एडजस्ट करेगा, वही सेम टेक्नोलॉजी। तो डेटा आप ले रहे हो, अब डेटा में कभी हो सकता है कि सेंसर बीच से बंद हो जाए, गलत ले ले डेटा, सही बात है। वो हो गया डेटा। डेटा पे देखना कि डेटा क्या कह रहा है, वो काम करता है डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर इसे कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। डेटा के एनालिसिस शब्द अलग है, एनालिसिस करने वाले को एनालिस्ट कहते हैं। अच्छा। डेटा एनालिस्ट, तो डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर अलग है।
डेटा इंजीनियर पहला स्टेप है। डेटा इंजीनियर पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हो गया डेटा एनालिस्ट। उसी के दोनों ऑलमोस्ट के बाद ना आसपास दोनों साथ साथ ही होते हैं। डेटा इंजीनियर डेटा एनालिस्ट दोनों साथ साथ काम करते हैं। दोनों साथ साथ। पर आगे आगे डेटा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट में आता आता है इनोवेशन। साइंटिस्ट कौन होता है? जो इनोवेट करता है, जो नई डिस्कवरी लेकर आता है। अब वो डेटा से मैं क्या इंसाइट्स निकाल रहा हूँ, क्या मतलब निकाल रहा हूँ, क्या वो मतलब, क्या मैं टेम्परेचर डेटा से ये चेक कर सकता हूँ कि मेरा एसी टेम्परेचर मैनेज कर रहे अपने आप के कितने लोग ज़्यादा एक तरफ बैठे हैं, तो क्या इससे मेरी पावर बच रही है? तो हो गया वो बिजनेस इंटेलिजेंस। और इसी बिजनेस इंटेलिजेंस को BI, जिसको हम कहते हैं आजकल पावर BI शब्द बहुत पॉपुलर है, तो BI पावर BI बिजनेस इंटेलिजेंस ही होता है। तो वो आता है डेटा साइंस में। मशीन लर्निंग भी उसके अंदर आ गया, डीप लर्निंग भी उसके अंदर आ गया, ये सब चीज़ें आपकी आती। ओके, बड़ा ही सही समझाया सर अब आपने। ये तो अब 2024 बैठा है, 25 तो जल्दी आने वाला है। हो सकता है जब तक ये पॉडकास्ट आए 2025 में हम एंटर कर चुके होंगे। आफ्टर कोविड एक शब्द अचानक से बहुत आया है, एंड दैट इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं खुद इस फील्ड से जुड़ा हूँ। मैं एक प्रोफेशनल साउंड इंजीनियर रह चुका हूँ। मैंने बहुत फिल्म्स डब करी हैं, काम किया है। और अब जब 2024 में AI मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी कंडीशन में आ चुका है, हम लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। मैं खुद यूज़ करता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस में यूज़ करता हूँ, ऑडियो में यूज़ करता हूँ, ऑडियो क्लीन करने के लिए यूज़ करता हूँ। सिंस मैं तो उसे एज ए यूज़र यूज़ कर रहा हूँ, आप मे बी आप उसका इंसाइट ज़्यादा जानते हैं और आप उसको डेवलप भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं AI को बनाने में। तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये जानना चाहता हूँ कि AI से एक्चुअली में हम डरें या उसको अपना साथी बना लें। इसको अब ऐसा समझिए कि बच्चा जब बाइसाइकिल चलाना सीखना होता है, जब तक वो बाइक चलाने नहीं आती, साइकिल चलाने नहीं आती, तब तक वो डरेगा। करेक्ट। जब वो चलाना सीख जाएगा तब नहीं डरेगा। हाँ, ये बात भी ऐसे ही कह रहे हो आप, बिल्कुल। सेम चीज़ AI की है। ओके। आप AI को यूज़ करना शुरू करोगे, अपने हिसाब से यूज़ करोगे, अपने उसको मास्टर कर लोगे। ये भी स्किल सेट है। ये वही स्किल सेट है जो बचपन में मैथ्स पढ़ा के हमें सिखाया गया था, भैया नंबर को डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। और ये स्किल सेट आजकल आपको हर एक में मिलेगा। अब एक सिंपल एक स्ट्रीट जो सेलर होता है, वेजिटेबल सेलर होगा, सब्जी बेचने वाला, वो भी स्किल सेट लेके बैठा हुआ है। वो चीज़ अगर उसको नहीं आता तो वो डरता, मैं कैसे करूँगा। पर सर इसमें ये भी है ना कि इंडस्ट्री में जॉब्स के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैं आपको अपनी इंडस्ट्री का एक छोटा सा एग्जांपल दे के बताता हूँ। हमारी इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री होती है, आपको पता ही होगा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बोलते हैं। हाँ जी। जो एडवर्टीजमेंट में, फिल्म्स में आवाज़ देते हैं, उनकी इंडस्ट्री पे तो 110% फ़र्क पड़ा है AI आने से। बिल्कुल पड़ा है। मैं खुद एक साउंड इंजीनियर हूँ। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आती है तो मैं उस स्क्रिप्ट को AI में डालता हूँ और वो मेरे को 10 सैंपल दिखाता है और मैं उसको रिकॉर्ड करके निकाल लेता हूँ। बहुत कम टेंशन फ्री में काम हो जाता है। कुछ चेंजेस आते हैं तो वर्ड रिप्लेस किया, दोबारा निकाल लिया। ये इंडस्ट्री तो बहुत इफेक्ट कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि इसके बाद और इंडस्ट्रीज पे फ़र्क आएगा ही आएगा? अभी भी आ ही रहा है अभी इनफैक्ट। और ये सिर्फ वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए नहीं, इनफैक्ट लिरिसिस्ट के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। स्क्रिप्ट राइटर्स एंड लिरिसिस्ट। और इसी वजह से हॉलीवुड में स्ट्राइक भी चल रही थी काफ़ी टाइम से, और अभी भी चल रही है कई जगह। राइटर्स एंड लिरिसिस्ट आर ऑन स्ट्राइक, इसलिए मार्वल मूवीज़ नहीं आ रही है। बेचारे मार्वल फैंस को बड़ा दुख हो रहा होगा, वो इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि वहाँ स्ट्राइक चल रही है अभी। पीपल हैव रेज देयर हैंड, या तो हमें आप रेज दीजिए या तो काम पे रखिए, रेज दीजिए, नहीं तो हम नहीं आएंगे। नहीं है, सही बात है। बिकॉज वही देखो, ये कंपीटिंग मार्केट है। अब आप ये नहीं चाहते, अपनी ईगो पे ले लो ना। ह्यूमन हो भाई, ह्यूमन ने बनाया ना AI, अपनी ईगो पे ले लो, आप उसी चीज़ को मास्टर कर दो। जैसे ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आजकल एक वर्ड बहुत पॉपुलर है। हाँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या हो गया? आप प्रॉम्प्ट्स कैसे अच्छे से लिख सकते हो जिससे आप जो रिजल्ट दिलवाना चाहते हो एज अ फ्रीलांसर आप काम कर सकते हो। तो मैं किसी के लिए काम कर दूंगा। हर एक को वॉइस ओवर आर्टिस्ट का प्रॉम्प्ट का लिखना नहीं आता। मैं बोलूँगा चलो ठीक है, मैं आपके लिए दूंगा, आप मुझे $25 दे दो पर असाइनमेंट, मैं निकाल कर दे दूंगा आपको, तो मैं कमाता रहूँ आपसे। और सबसे बड़ी बात चीज़ ये है ना सर, बनाया हमने है, अब भाई सब भुगतना भी पड़ेगा ही। जो भी इसका इफेक्ट होगा वो तो देखना। देखो, चेंज इज एवरीथिंग, इनएविटेबल है। चेंज होना ही होना है, परिवर्तन ही संसार का नियम है और होना ही होना है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि 1980 के दशक में बैठे रहोगे तो आप भूल जाइए, तो आप कभी आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। इवन
किसी पौधे को अगर आप और पौधे बहुत रखे यहाँ पर, पौधे को जो ग्रो करने के लिए सबसे पहले जब अपने जंगली पौधे से लड़ना पड़ता है, क्योंकि जंगली पौधा होता है वहीं का नेटिव, उस वो सारे रिसोर्सेज पहले खींचना चाहता है। इसीलिए पौधे शुरुआत में हमेशा वो वीक और वो होते हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर देख के लगता है दूसरे को कि भाई वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, वो आसानी से जा रहा है, तो भैया आप गलत हैं। वो किसी को आसानी से आज तक ना तो कभी मिला है, और अगर मिल रहा है तो आगे वो ढलान पे नीचे गिरेगा, क्योंकि सबसे आसान रास्ता है नीचे गिरना। सही कह रहे हो आप। किसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल है, हम तो सिर्फ उसके अचीवमेंट्स देखते हैं, उसका स्ट्रगल तो कोई देख। तो एआई से डरने का नहीं है, उसको अपनाने का, उसको मास्टर करने का, उसके ऊपर अपना को अपग्रेड करने का। इट्स टाइम टू अपग्रेड। हाँ, अडॉप्ट करो अपने आप को, है ना, अपग्रेड योर। चलना है एंड अपग्रेड योरसेल्फ। सो सर, ये तो एक्चुअली अडॉप्ट नहीं करेगी जनता या ह्यूमन, तो भी भुगतना तो उनको खुद ही पड़ेगा। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसको नहीं चेंज करोगे तो प्रॉब्लम तो आपके साथ आएगी। अब बात करें सर थोड़ा एजुकेशन सिस्टम के बारे में, अगर आप, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, जो हमारा एक्चुअली कोर है एजुकेशन सिस्टम देखें हम अपने देश का। सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? 1 से 10 की रैंकिंग अगर हम देखते हैं तो आपके हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम की रैंकिंग क्या होगी? मैं गूगल को छोड़ देता हूँ, आपके पर्सनल व्यू क्या हुआ उस पर? 6 आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10, ओके। क्योंकि उस एजुकेशन सिस्टम से मैं भी पढ़ा हूँ, तो मैं उसको 4 और 3 तो नहीं दूंगा। वो भी बात सही है। सेम एजुकेशन सिस्टम से आप भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ। हमने अपने आप को खुद सेटअप किया है, सेल्फ सफिशिएंट बनाया है। तो अगर सिर्फ हर कोई अपने खामी को सिर्फ पॉइंट आउट करेगा एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो वो भी गलत है। हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में कभी वो भी बहुत सारी कमियां हैं। तो ये अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ लैग कर रही हैं, स्कूल्स लैग कर रहे हैं। स्कूल्स पहले अपग्रेड हो गए हैं, पर अब के अपग्रेडेशन, उनके फीस में भी अपग्रेडेशन हो गई है, और लोगों के पास अब पैसे नहीं बचे हैं पे करने के लिए। ये पहली दिवाली ऐसी गई है जिसमें ना तो लोगों ने कोई गाड़ियाँ खरीदी, ना बाइक्स खरीदी, ना कुछ हुए। सबसे सारी सेल ड्रॉप हुई हैं, 13% से ज़्यादा ड्रॉप्स हुए हैं इस बार। ऑटो इंडस्ट्री तो हम में बैठी पड़ी, ऑटो इंडस्ट्री तो बैठी पड़ी है। तो सर, आपने तो इतना पढ़ाया है, आपने तो इसको मतलब कोर लेवल तक देखा है, आपके हिसाब से सबसे बड़ा फॉल्ट है क्या? गलत कर क्या रहे हैं हम लोग? मतलब क्या गलती हो क्या रही है एजुकेशन सिस्टम में? गलत ये है कि हम टीचर्स अपने आप को भगवान समझने लग गए। भगवान, देखो, भगवान से भी एक है, और भगवान तभी वही बन सकता है उसको अहंकार नहीं आता। अहंकार आ गया तो वो नीचे गिरेगा। करेक्ट। और हम एक्चुअल में अब रिसर्च और पेपर्स, पब्लिकेशंस, कोलैबोरेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसमें इतने मसरूफ़ हो गए हैं। हमें बस बड़ा केबिन मिल जाए, पीसी मिल जाए, बड़ी चेयर मिल जाए, बैठने को बस लोग आए, चाय वाय पिए, बस यही काम हो गया। टीचर्स, अभी भी कई टीचर्स अभी भी हैं ऐसे जो पढ़ाना पसंद करते हैं, स्कूल्स में पढ़ाते हैं। कम या तो बिल्कुल पेमेंट नहीं होती उनको, अपना खर्चा खुद निकाल के पढ़ा रहे होते बच्चों को, बच्चों के भविष्य, उनके फीस खुद भरते गए टीचर्स। हाँ, बहुत है ऐसे, पर उनकी कोई बात नहीं करता। सही बात है। बात किसकी होती है? टीचर ने मारा बच्चे को, डस्टर फेंक के मारा, हैवानियत का नज़ारा देखो। और ये कब आते हैं? 100 खबरें, ये फेमस जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं, ये सब यही चलाते हैं, क्योंकि ये अपने टीचर्स को भूल चुके हैं, इसलिए टीचिंग कम्युनिटी के लिए ऐसी सी बात बोलते हैं। इवन जो बड़े आका बैठे हैं ऊपर, वो भी सारे के सारे ऐसे ही बैठे हैं। जैसे हम कहते थे ना कि साइंस, कॉमर्स, देन आर्ट्स वाले भैया सब राज कर रहे हैं आज के ऊपर। सही बात है। तो और ज़्यादातर हैं नल बटे सन्नाटा। हमारे जब बड़ी लीडरशिप पर बैठी, वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। वो कहते जाओ पकौड़े तलो। हाँ, वो लोग चाहते भी नहीं है ना कि ये तो। हाँ, वो कहते कि जो हमने ऐसे, तो हम तो, और इसीलिए आजकल जनरल पब्लिक का फंडा ये हो गया कि पढ़ना क्यों है? पैसा तो कमाने के लिए पढ़ना है, पैसा तो कैसे भी कमा लो, स्कैम करके भी कमा लो। पढ़ाई की ज़रूरत है। जमतारा तो पॉसिबल है, वो है ही है हमारे सामने ही जमतारा, हमने देखा ही है उस चीज़ को, और ये आज भी अप्लीकेबल है और चल रहा है मामला। चल रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम का मैं ये फॉल्ट कहूँगा कि लोग अपने टीचिंग जो उनको करनी थी उससे वो विमुख हो गए, अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना क्लास में उन्हीं बच्चों को पढ़ा। मैंने आपसे पहले कहा था कि
क्या मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो लाख 1.5 लाख रुपए दे के फीस भर के मेरी क्लास में आ रहा है? उन बच्चों का क्या जो मेरी तरफ नहीं पहुंच पा रहा? अब तो वो ज़माना नहीं रहा कि पहले गुरु ढूंढने निकलता था अच्छे शिष्य को। अब ये हो रहा है, अब पहले शिष्य निकलता था गुरु को ढूंढने को, लेकिन अब गुरु को निकलना पड़ेगा अच्छे शिष्य ढूंढने के लिए। क्योंकि जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों में, जिनके पेट भरे हुए हैं और जेब गर्म है, वो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। उनको पढ़ना नहीं होता, वहाँ पर अपने दूसरे काम करने आते हैं, सर्विलेंस, क्योंकि घर में सर्विलेंस होती है, यहाँ पर अपना आके बाकी काम करते हैं। बाकी काम का उनको सिर्फ उनका पढ़ाई किस लिए करनी है? शादी अच्छे से हो जाए, दहेज अच्छा मिल जाए, उनका प्राइस पैकेज बढ़ जाए। चाहे लड़की का प्राइस पैकेज बढ़े, चाहे लड़के का प्राइस पैकेज बढ़े, बस। ये बात बहुत ये अब पढ़ाई की ज़रूरत क्या है? बस यही ज़रूरत रहेगी पढ़ाई की, सिर्फ डिग्री मात्र। और डिग्री खरीद रहे हैं लोग बस अब। और इसीलिए ऊपर जो आकर लोग बैठे हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं लोग, वो यही चला रहे हैं, डिग्री बेचने और ख़रीदने का काम चल रहा है बस। अभी एक कमर्शलाइजेशन हो चुका है कि बच्चे से अगर मुझे 1.5 लाख में अगर फीस ले रहा हूँ, तो उससे मैं लेके उसको क्या दे रहा हूँ? प्लेसमेंट में बैठा दिया, ये कर दिया। ऐसे कई कॉलेजेस, मैं बता रहा हूँ, कई कॉलेजेस ऐसे हैं कि अपने मिड टर्म एग्जामिनेशंस में वो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। अब चूंकि उनको अपने बच्चों को स्कोर अच्छा दिखाना है, तो टीचर्स आंसर्स बता देते पहले, एक रात पहले आंसर्स भेज देते बच्चों को, कल पेपर ये आने वाला है, इसके आंसर्स देख लो, रट लो। सबके आते 20 में से 20, 10 में से 10, 30 में से 30। रिजल्ट इंप्रूव हो गया, कॉलेज शानदार हो गया, एनआईएफ रैंकिंग ऊपर आ गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर देश का प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, जिसके एक टाइम पे जिससे हमारे होमी जहांगीर बाबा हमारे वहाँ से निकले, नंबी नारायण वहाँ से थे, अब्दुल कलाम ने वहाँ से पढ़ाई की, कितने ग्रेट्स लोग निकले वहाँ। सीवी रमन इफेक्ट आज भी हम पढ़ते हैं, उनके वो थे डायरेक्टर थे, लेजेंड थे, वो डायरेक्टर थे, ब्रिटिश काल का समय था वो सारा काम। तो उस इंस्टीट्यूशन की NAAC रैंकिंग 3.24 कर दी गई थी, और उसी के बगल में कॉलेज था, उसकी NAAC रैंकिंग 3.28। IISc से कोई बड़ा होगा? दे फॉट, दे अप्लाइड फॉर द पिटिशन, उन्होंने डाली कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, अगेंस्ट NAAC बॉडी। तो पता नहीं उसका आगे रिजल्ट है, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट दे फॉट दिस हॉरिबल सिस्टम ऑफ NRF रैंकिंग, NAAC रैंकिंग, NBA रैंकिंग। ये सिर्फ कागज़ बढ़ाने के लिए है। टीचर्स को आप टीचिंग से हटा के आप बोलो, ये जनरल कंसेंसस है, टीचर तो चल चल के पढ़ा लेगा कैसे भी। तो सर, अगर ये सब इतना चल ही रहा है, मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो काइंड ऑफ वर्ड क्या यूज़ करूँ, घोटाले, बॉस, बिग बॉस चल रहा है, टीचर्स का बिग बॉस चल रहा है। तो सर जो पेरेंट्स हैं जो अपने एक्चुअली में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा लाइफ में एक्चुअली में पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान भी बने, एक अच्छा कुछ देश के लिए कुछ करे, वो चूज़ कैसे करेगा इस क्लटर को? इस क्लटर में अच्छी चीज़ क्या? पेरेंट्स को कोई फिक्र नहीं अपने बच्चों की। अच्छा, पेरेंट्स ने बच्चे पैदा करके छोड़ दिए अपने। सच बता रहा हूँ, ये मैं हार्श वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई है। पेरेंट्स हमें को कहते हैं, हम फ़ोन करते थे बच्चों को, पेरेंट्स को कहते हैं आपका बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं आ रहा, क्लास करने नहीं आ रहा, कि सर आप ही देखो हम क्या मैनेज करेंगे। पर सर टीचर सब कुछ मैनेज करेगा, अपना घर भी देखेगा, बच्चों को भी देखेगा। बेटा आपका आज ना PUT का एग्जामिनेशन था, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट, आप बेटा आए नहीं, आप क्यों नहीं आए? ये करना पड़ता है टीचर्स को। पर सर मेरा थोड़ा सा इसमें ये मानना है कि 100 में से 10 लोग तो होंगे जो पढ़ाना चाहते होंगे अपने बच्चों को। पता नहीं क्या उनको, देखो पेरेंट्स को ही नहीं पता कि वो बच्चों को चाहते क्या है। बच्चों को आजकल तो बच्चों को इन्फ्लुएंसर बना के भेज रहे हैं। वो तो है। इंडियन आइडल में भेजते थे उनको, बड़े बड़े वो बना के, चलो जा बेटा जा, तो खाना खा ले। तो मैं अगर सिर्फ उन 10 पेरेंट्स के लिए आपसे पूछूं कि इस क्लटर में से वो चूज़ कैसे करें, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे कि हाँ ये देख लो कि क्या हो रहा है इस इंस्टीट्यूट में, या इस टीचर से बात करें आके, मिले उनसे, मिलियन से, सिर्फ फेस वैल्यू पे ना जाए, रैंकिंग्स पे रैंकिंग्स पे ना जाए, फेस वैल्यू पे ना जाए। अभी एक लिंक्डइन पे अगर आप सर्च करेंगे, 2% साइंटिस्ट वाली एक बड़ी पोस्ट वायरल हुई थी कि 2% साइंटिस्ट हमारा नाम है, 2% साइंटिस्ट हमारा नाम है। उन सबका रिसर्च अगर आप एक्चुअल निकाल के देखेंगे, सर्च एग्जॉस्टिव सर्च करके देखना पूरा, किसी का भी कोई रिसर्च पेपर पेटेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ है या ग्राउंड लेवल पे नहीं आया है। अच्छा, बट 2% में आगे जो उनको फेलिसिटेशन किया जा रहा है, अवार्ड्स दिया जा रहा है, वाह 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 क्या नाम बन गया। और वो उनके स्प्रिंगर पब्लिकेशन में बुक छप रही है 300 यूरोज़ में, उनको रॉयल्टी मिलती रहती है हर बार। पर उस
किताब को आम जनता नहीं खरीद सकती। 300 यूरोस कौन खरीदेगा? खरीदेगा, सही बात है। तो क्या फायदा हुआ उस किताब को लिखने का, एडिटेड बुक करने का, पब्लिश करने का? आप अपने लिए घर भर रहे हो ना। तो हम भारतीय अपना घर भरने में बहुत माहिर हैं। हमें ना तो किसी की चिंता है, और ये इस चीज़ मेडिकल प्रोफेशन में आ गई अनफॉर्चुनेटली, और अब टीचिंग प्रोफेशन भी इससे कंटेमिनेट हो रहा है, और कई साल से हो रहा है ये। तो एक तो आपने पॉइंट जैसे बताया कि टीचर से मिले, उसके अलावा रैंकिंग्स को तो भूल ही जाते हैं। रैंकिंग्स की तरफ ना ही ध्यान दे तो अच्छा है। कोई और आप उनको, अच्छे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को जेन्युइनली पढ़ाना चाहते हैं, कुछ गाइड करना चाहते हैं? जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका पहले रिव्यू देखते हो ना, ऐसे ही आप टीचर्स का रिव्यू करो। ओके, करो रिव्यू, पर्सनल लेवल पे रिव्यू। हाँ करो आप। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई मुझे जज करना चाह रहा है आप जज कर सकते हो। अच्छा बोलो, खराब बोलो, बोलो आई लव ऑल दिस। अच्छा टीचर होगा वो सब सह लेता है, बच्चों की गालियाँ भी लेता है वो, टीचर्स के पेरेंट्स की गालियाँ भी लेता है वो, सह लेता है वो, क्योंकि उसको पता है कि क्या इंप्रूवमेंट करनी क्या नहीं करनी। तो आप सब चीज़ें हर तरीके से देख लो। किसी की फेस वैल्यू, किसी के मौखिक तौर पे मत जाओ कि जस्ट बिकॉज 4 लोगों ने बोल दिया ये कर लो तो ये कर लो, ये नहीं करने का। करनी चाहिए। आप ऑप्शंस रखो, और बच्चे पे प्रेशर ये ना डालो कि बच्चे को यही करना है। बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है, और उसको 4 साल की डिग्री की बजाय आप 3 साल की डिग्री का बोले बेटा तो 3 साल में ख़त्म कर ले अपने, फिर तो जॉब ले ले, तो साथ साथ अपना तो अपना मनपसंद जो तू करना चाहता कर ले। उसको इतना खुली छूट दे सकते हो, आपके बच्चा है ना वो। एक्चुअली सर, जो हम बात कर रहे हैं ना, वो बात ये कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव। जो ये आपने 2-3 चीज़ें बताई ना, आई थिंक ये अमेंडमेंट करना चाहिए कि एक पेरेंट को एक स्कूल में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में बिफोर एडमिशन उसको ये हक मिलना चाहिए कि भाई जितने भी टीचर्स हैं वो उनके साथ पर्सनली एक मीटअप कर सके। देयर शुड बी अ लीगल लाइन फॉर दिस। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना स्कूल में, वो आफ्टर होती है ना सर? हाँ वो बाद में होती है, लेकिन कभी भी नहीं होगी वो। बिफोर नहीं होती है, वो बिफोर होनी चाहिए। होनी चाहिए। और कई टीचर्स काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, हाँ जी। रात रात भर फोन आते हैं बच्चों के। इवन टू लेडी टीचर्स ऑल्सो रात रात भर फोन आते हैं। एक्चुअली में सही बात है। जब हम अगर मेडिकल प्रोफेशन को भी देखें, बिफोर एडमिटिंग आवर पेशेंट, हम अपने किसी रिश्तेदार को एडमिशन से पहले हॉस्पिटल को देखते ही हैं, कौन डॉक्टर है, कौन वो है। तो मेडिकल में है तो वाई नॉट स्कूलिंग? होना चाहिए, अलाउड होना, यस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये ज़रूरी है। और यही चीज़, और ये बदलाव अगर आएगा तो टीचर्स में भी बदलाव अपने आप ही आ जाएगा। और टीचर्स कई हैं, चाहते हैं बहुत, कई टीचर्स मैं आपको बताऊँ वो इतने कैमरा कॉन्शियस है, वो कहते हैं कि हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकते, हम कैमरा को, हम वैसे क्लास टीचिंग अपनी कर लेंगे। कई बड़े अभी भी शाय हैं टीचर्स, बहुत शाय हैं, दे डोंट लाइक टू कम आउट इन द पब्लिक। कई ऐसे हैं जो सिर्फ फ़ोटो खिंचाते हैं बस, कई ऐसे बीच में भी आते हैं। तो जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे सभी टीचर्स बराबर नहीं होते, पर ज़रूरत सबकी पड़ती है मुट्ठी बनने के लिए। सर एक्चुअली बदलाव जो है वो इस चीज़ में आना चाहिए, अमेंडमेंट या जो भी रूल्स हैं, रूल्स गाइडलाइन, वो स्कूलिंग के अंदर ये लेके आनी चाहिए जो आपने बताया। अब सर बात करते हैं बड़ी सीरियस चीज़ पे। बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते क्या है बेसिकली, बच्चे पढ़ते ही वहाँ जाने के लिए हैं। मैं बात करना चाहता हूँ हमारे देश के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट की, दैट इज़ IIT। IIT में मैंने एक सर्वे देखा और पढ़ा उसके बारे में। IIT में तकरीबन हर साल 1.5 से 2 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, जिसमें कुछ 60 से 70 बच्चों का चयन किया जाता है। माँ बाप जो बचपन से ही उनकी लाइफ में एक ही गोल होता है कि हमारा बच्चा IIT जाएगा। प्रेशर 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 प्रेशर, और बच्चे जाते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि जो जाते हैं वहाँ पे वो बनते नहीं हैं। आज IIT से निकले हुए महान लोग हैं हमारे देश में, कितने बड़े स्टार्टअप के। अब अगर अभी फॉर एग्जांपल राइट नाउ जोमेटो का जो दीपेंद्र गोयल, ही इज़ फ्रॉम IIT, पीयूष बंसल इज़ फ्रॉम IIT। बहुत अच्छे लोग भी हैं, ये तो अच्छे लोग हैं। जो बुरे हैं उनका तो डेटा मेरे पास नहीं है अभी फ़िलहाल। तो IIT का जो एक हवा है या एक जो नाम है, आपके हिसाब से इज़ इट करेक्ट? ये होना चाहिए, सही है ये? गलत है। आपने एक ब्रांड को इतना आपने बढ़ा दिया है जिसका सब चंगा सी, ये नहीं होना चाहिए। और मैं भी उस प्रेशर से निकला हूँ। IIT का मुझे भी बोझा डाला गया था 11वीं 12वीं में। मैथमेटिक्स मेरा बहुत वीक पॉइंट था, तो 60 में से 3 नंबर आए थे मेरे MCQ में। मुझे आता है MCQ अटेम्प्ट करना अच्छे से, तो उसमें मेरा मजाक बनाता कि अरे आपको तो आता ही नहीं है, आप क्या कर लोगे ज़िंदगी में। अच्छा ठीक है देखते हैं। तो IIT का प्रेशर रहता है, बट
अगर हम देखेंगे IIT खड़गपुर इज़ द टॉप मोस्ट 149th रैंकिंग है ओवर वर्ल्ड में। आई थिंक हाँ, हम अभी टॉप 100 में भी नहीं आ रहे हैं। 100 में भी नहीं है, करेक्ट। हाँ, इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं कि हम 149 और बाकी IIT से 200 के पार हैं, तो हम वर्ल्ड रैंकिंग में तो कहीं नहीं आ रहे। तो हम अपने IIT देश में ही खुश होए जा रहे हैं। बस हम अपने शगुफे में खुश हैं। हम अपना घर हम ये वही वाली स्थिति है कि हम अपना घर चमका लिया, हाँ हाँ हाँ, हम तो बहुत खुश, हम तो वी आर सो ग्रेट, वी आर सो ग्रेट। हम उस भुलावे में जी रहे हैं। हमने कभी उसकी फिक्र नहीं की कि बच्चे पर कितना प्रेशर आ रहा है, क्या आ रहा है। नो डाउट IITs में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्सपोजर बहुत मिलता है। आई सीन इट। मैं IIT कानपुर में भी गया हूँ। IIT कानपुर में आई लिव द लाइफ ऑफ एन IITian एक तरह से। IIT खड़गपुर बहुत शानदार रहा है इनका। IIT दिल्ली भी में मैं गया हूँ एक दो बार एज अ रोबोटिक्स वर्कशॉप में मैं गया था। आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम जो मैं रोबोट्स बनाए थे हमने मिलके, उसमें टीम में थे हम, तो गए थे। काफ़ी कुछ मिलता है, एक्सपोजर है, नो डाउट बहुत फ़र्क पड़ता है। बट उसके लिए आपने सीट्स कम रख रखी, पहली बात। करेक्ट। आपने कहा कि भाई ये एक्सक्लूसिव कर दिया हमने। आप कोशिश क्यों नहीं करते कि आप जैसे कंपनीज ट्रेन करते हैं शुरू में, आप ट्रेन करिए बच्चों को शुरुआत में। आपने प्राइवेट पार्टीज को बोल दिया, फिट जी तू चला, आकाश चुचुर तू चला, बायजूस तू सिखा, फिजिक्स वाला तू सिखा। क्यों IIT खुद नहीं सिखा सकता? हाँ, क्या कमी है उसमें? हाँ, IIT खुद नहीं कर सकता। कंपनी से बोलेगा कि हम सिखाएंगे, रेट कम करेंगे ताकि बच्चा गांव का बच्चा भी आके IIT कर सके क्रैक। पर फिर वो उनका जो एक मॉडल है एलीट, वो निकल जाएगा। तो एलीट वही तो गड़बड़ कर रहा है, तभी तो IITs के ये ड्रॉप आउट्स हुए हैं। लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, सीटें खाली हो गई। अब IIT लेके घूमे अपना, एलीट लेके घूमे अपना अलग तरीके से। 40% ड्रॉप हो गया, दे डोंट वांट एनी IITs। और अब चूंकि सिंस कोविड लोग को पता लग गया है कि भाई अब मेरा पैशन क्या है, हर बच्चे को पता है मेरा पैशन क्या है। अब वो अपना पैशन एक्सप्लोर करने चला गया। वो किसी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है, किसी को बीट बॉक्सिंग पसंद है, किसी को सिंपल नेचर फोटोग्राफी पसंद है, किसी को घूमना पसंद है। ट्रैवलिंग इज अ न्यू हॉबी नाउ। और वो एज अ कैरियर ऑप्शन पैसेंजर परमिट वगैरह लोग कर ही रहे हैं ना। दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इट्स अ कैरियर ऑप्शन। सर एक्चुअली ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अभी इसको देखा जाए तो कहते हैं ना, टॉप टू बॉटम कोर लेवल से सफाई की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बहुत सफाई की ज़रूरत है। और एक एक स्टेप को बहुत तरीके से पिरोने की ज़रूरत है ताकि बच्चे का भविष्य एकदम कड़क बने। जैसे गटर में जाके एक आदमी को जाके आज भी वो गटर को साफ करने की ज़रूरत है, इसी तरह से इस प्रोफेशन में आओ, पूरा घुस जाओ इसके अंदर, डेडिकेट कर लो अपने आप को, 120% दे दो अपना। सर्वस्व देने की बात है, तभी आप कर पाओगे, जितना नहीं दे पाओगे। और सबसे बड़ी बात ये सर, एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है और इतना वास्ट है ये कि इसके ऊपर अगर हम डिस्कस करते रहेंगे और बातें करते रहेंगे ना, तो शायद हमारे को दसियों घंटे लग जाएं। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सर के साथ जो हमने बातचीत करी, वो प्लीज़ आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हमारे साथ शेयर किए हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक आपके लिए लर्निंग है कि आप उससे अपने जीवन में कैसे बदलाव ला पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्पॉटलाइट। बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ कि हम ज़रूर नेक्स्ट जब भी मिलें तो किसी ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करें जो व्यूअर्स के लिए एंगेजिंग हो और उनको उससे कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों, ये एपिसोड अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। आदित्य जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से ये स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पे कमेंट कीजिए और आदित्य जी के चैनल पे जाकर उनकी लर्निंग्स को सीखिए और अपने जीवन में एक बदलाव लाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।